नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग आज देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ और किन किन परिस्थितियों में से। तो आइए आज देखते हैं हम लोग वर्ग 10 का इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन है जिनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने नए गीतों और विचारों में नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया। ज़्यादातर देशों में नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें हमारे देश में यह चेतना किस प्रकार पैदा हुई थी, यानी भारत में राष्ट्रवाद की चेतना किस प्रकार पैदा हुई। लोग यहाँ राष्ट्र के प्रति अपना रवैया किस प्रकार बदले। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। उपनिवेशवाद क्या है कि भारत में दूसरे देशों का आधिपत्य उपनिवेशवाद कहलाता है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव में विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया, लेकिन हर वर्ग और हर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। तो भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही एक विशाल जन आंदोलन का आयोजन हुआ और हमारा देश उपनिवेशवाद से आजाद हुआ। भारत के लोगों में राष्ट्र के प्रति चेतना का विकास हुआ तथा भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पहले की एक पुस्तक में भी अपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया गया था। वहाँ अपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। हम ये देखेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन का विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों में किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े बड़े जुलूस दिखाई देते थे। राष्ट्रीय आंदोलन से तात्पर्य यह है कि हमारे राष्ट्र की आजादी के लिए जो आंदोलन कराए गए वह राष्ट्रीय आंदोलन कहलाया। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। इसमें सबसे पहली घटना क्या हुई, 1919 ईस्वी के बाद सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और राष्ट्र संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, इनके क्या परिणाम हुए। तो सबसे पहले 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इसका असर भी हमारे राष्ट्र पर पड़ा और उसी दरमियान खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था। दूसरे हैं नए शब्द, जबरन भर्ती। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। जब हमारा देश परतंत्र की गुलामी से जकड़ा हुआ था तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया जाता था और उसे युद्ध के लिए अन्यत्र जगहों पर भेज दिया जाता था। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी गई थी।
इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगुनी हो चुकी थी। दोस्तों 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी अभाव हो चुका था। 1920 और 21 में देश में सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण हमारी फसलें बर्बाद हो गई, खाद्य पदार्थ बर्बाद हो गया और हमारे देश में खाद्य पदार्थ का भारी अभाव हो गया था। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुष्क्षि और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मरे थे। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उसकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग सोच रहे थे कि विश्व युद्ध खत्म होगा तो मुश्किलें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम युद्ध चला। 4 वर्षों के युद्ध के दौरान लोग सोच रहे थे कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो मुश्किलें कम होगी, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी पढ़ाई के लिए ब्रिटिश गए, उसके बाद वे अफ्रीका चले गए और अफ्रीका से विश्व युद्ध के दौरान 1914 में जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो लोग अपने स्वदेश लौट रहे थे। उसी दौरान 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 ईस्वी के पहले वे क्या थे? दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। दक्षिण अफ्रीका में भी दोस्तों महात्मा गांधी ने एक जन आंदोलन किया था, जिसमें वो दक्षिण अफ्रीका में उस समय नस्ल भेद की, गोरे और काले की विविधता चल रही थी। वहाँ एक दूसरे से लोग गोरे काले के लिए लड़ रहे थे, जो नस्ल भेद के नाम से जाना जा रहा था। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे और इस आंदोलन के रूप को वो क्या कहते थे? सत्याग्रह। यानी सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के रास्ते पर आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता था। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिकझोरना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य का स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना था। इस संघर्ष के अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता का सूत्र में बांध सकता है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोकस स्टके से गुजर रहे थे। 6 नवंबर 1913 ईस्वी में न्यू केरलस से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया था और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकार का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानून के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल थे। यह घटना है दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों, जिसमें महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका में थे, उस समय एक नस्ल भेदी आंदोलन चलाया गया था जिसका नेतृत्व 6 नवंबर 1913 ईस्वी को कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे, और उसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लिए थे। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस व्यक्ति की बात की गई उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल का नहीं, सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शत्रु आत्मबल है, सत्य ही इस आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह क्यों नाम दिया गया? सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था। आत्मा ज्ञान से हमेशा लेस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा क्या है? सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन और यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लेस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया और अपना जो भी आंदोलन था वो अहिंसा पर गुजारा। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी बिहार आए थे। उस समय नीलहे किसानों को मुसीबत से निकालने के लिए उन्होंने एक चंपारण सत्याग्रह किया था, जो कि महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था। फसल खराब या बर्बाद होने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए और 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, जो कि भारत में सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो नीलहे किसानों के लिए था। और 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन चलाया गया, जो कि महात्मा गांधी का ये दूसरा आंदोलन था और ये मिल मजदूरों के लिए चलाया गया था। और ये कहाँ चलाया गया था? तो अहमदाबाद में चलाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोलेक्ट एक्ट के बारे में। एक मजेदार कहानी है। रोलेक्ट एक्ट क्या है? 1919 ईस्वी में यह घटना हुई थी। इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी लेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत।